नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश के प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। आज की हमारी मेहमान हैं ट्रांसजेंडर संजना जी। सुनने में शायद आपको अटपटा सा लग रहा होगा। जब हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे इनसे और इनके किए हुए कार्यों के बारे में और सरकार द्वारा इनको दी गई जिम्मेदारियों के बारे में, तो शायद ये धारणा गलत हो जाएगी जो आपके, हमारे और एक समाज के मन में रहती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम समागम की संजना जी के साथ। संजना जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका जी, हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। आपकी अगर एक लिस्ट देखी जाए तो 2016 से शायद आप बहुत सारे सरकार के जो सोशल वर्क हैं, एक्टिविटी है, उसमें आप इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं आप। जी, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। ये मैं ये कहूँ कि मेरे समाज के लिए, क्योंकि अमूमन किन्नर समाज के लोगों को एक है दृष्टि से देखा जाता है, या फिर हमारे साथ में हमेशा से भेदभाव और तिरस्कार ही जुड़ा हुआ है। और लोगों की ऐसी मानसिकता है, लोगों की ऐसी सोच है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अगर हम किसी को अवसर देते हैं, किसी को मौका देते हैं, तो वो भी एक समाज में सकारात्मक बदलाव जी। लाने की क्षमता रखता है। तो शायद मेरे साथ भी है कि जब समाज ने मुझे स्वीकार करना शुरू करा, या जो लोग की सोच ये थी कि नहीं, ये एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांस पर्सन है, ये कुछ नहीं कर सकते सिर्फ नाचने गाने के अलावा, तो मुझे लगा कि नहीं, हम क्यों अपने आप को किसी से कम आंकें। तो 2016 में जब पहली बार मुझे स्वच्छता के लिए प्रस्ताव आया जिला पंचायत की तरफ से कि एक छोटा सा उनके पास में कोई प्रोजेक्ट है जिला पंचायत, और वो 15 ग्राम पंचायत में करना चाहते हैं खुले में शौच मुक्त, और उसमें चाहते हैं कि हमारी कमेटी से भी लोग इसमें भागीदारी जी। दें, योगदान दें। तो मेरे लिए शायद एक बहुत अच्छा अवसर था अपने आप को साबित करने का, और समाज के बीच में एक अच्छी छवि स्थापित करने की जी। हमारे समाज की। तो बिल्कुल मैंने उसे स्वीकार किया, और अपने कुछ साथियों के साथ में हम लोग जी। फील्ड में उतरे। और फील्ड में उतरने के बाद में मेरे ख्याल से 3 महीने का कार्यकाल अवधि थी उसकी। जी। लेकिन हम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से 1.5 महीने में ही जो ग्राम पंचायत और जो जिम्मेदारी हमें दी थी कि जी। यहाँ पे इनको खुले में शौच मुक्त करना है, हम्म। तो वो हम लोगों ने 2 महीने में कर दिया। उसके बाद फॉलोअप भी किया, जी। और काफ़ी अच्छा रहा, एक सकारात्मक परिणाम मुझे मिला। जी। और आज शायद मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ वर्तमान में, तो वो पिछले जो मैंने कार्य किए थे निस्वार्थ भाव से, और एक अच्छी छवि स्थापित करने के लिए समाज के बीच, कि एक किन्नर समाज की एक छवि स्थापित हो एक आम समाज के बीच में। स्त्री पुरुष या कोई भी हो, हम लोगों को जो है दृष्टि से देखते हैं, कम आंकते हैं, या उनका एक नकारात्मक दृष्टि बनी हुई है, वो बदल सके। और हालांकि आज वो बदली भी है, उसमें कई हद तक मुझे सफलता प्राप्त हुई है। बाकी समाज को भी बहुत बहुत इसके लिए श्रेय जाता है कि उन लोगों ने मेरे काम को सराहा, मुझे स्वीकार किया। तो अभी एक तो ये आपका जिला पंचायत का था, उसके बाद एक और जिम्मेदारी आपको अभी मिली है। वो क्या जिम्मेदारी है? उसमें आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? इलेक्शन की जिम्मेदारी आपके पास है। जी, इसमें जो मुझे अभी वर्तमान में एक दायित्व दिया गया है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय जी। ब्रांड एम्बेसडर स्टेट आइकॉन का जो एक नियुक्ति की गई है, जिसमें मुझे अपने समाज के लिए, अपने समाज को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करना है। और जो हमारे समाज में 18 से ऊपर हो गए हैं, जो 18 साल पूर्ण कर चुके हैं, तो उन हमारे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करना है। जी। कुल मिलाकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और हम भी अपने मत का अधिकार प्रयोग करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें। इसमें आपकी कहीं ना कहीं एक भूमिका वो भी होती है कि अगर हम वोट देने जा भी रहे हैं, घर से निकल भी रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हम बात करते हैं 2019 के बाद, जब ट्रांसजेंडर एक्ट आया, तो उसके बाद से लोगों की मानसिकता बदली है, उनकी सोच में बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं, एक सकारात्मक रवैया है उनका। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं लगता है कि अब ज़्यादा हम लोगों को इतना सोचना या एक अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। तो मतदान करते समय हम जब भी कहीं निकलते हैं, मतदान के अलावा भी घर से बाहर, तो लोगों का एक थोड़ा सा
रवैया जो है जी वो कुछ लोगों का ठीक नहीं होता है, बाकी लोग तो फिर समाज ही हम कहते हैं कि समाज में हर तरह के लोग हैं, जी तो जी। उनको बदल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। जो समाज के लोग हैं उन्हें बदल पाना मुश्किल है, लेकिन जो आपके अपना समाज है, वो जो समाज है वो अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहा होगा, और आप लोग उनके आइकॉन बने, आप लोगों के लिए उनके लिए माइलस्टोन हैं। आप हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, और भी कई ऐसे हैं जो समाज में मुख्य धारा में आके बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। तो किस तरह से लोग मोटिवेट होते होंगे, कुछ को जेलसी भी होती होगी, वो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताना चाहें या बता सकते कि जब मेरी शुरुआत थी और जब मैं शायद इस सेक्टर में पहली बार कदम रखा, तो उस समय बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। तो एक ही चीज़ जो है कि मुझे बताई गई थी, हमारे एक सर हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, तो उनका एक ही कहना था कि संजना, हाथी चला बाज़ार और कुत्ते भौंके हज़ार, हाथी की चाल को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो तो आने वाले समय में तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो आज वर्तमान में वही है। और अगर हम बात करते हैं किसी भी समाज की, हमारा समाज हो या एक पुरुष समाज हो हैं? या जी, महिला समाज हो, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो अ, आलोचनाओं का शिकार सभी को होना पड़ता है। किन्नर समाज की बात करते हैं तो किन्नर समाज से बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो आज अलग-अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं कि अपना एक अच्छी छवि स्थापित कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उन्हें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जी, और प्रूव भी कर दिया है। जी, लेकिन यहाँ पर हम पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ़ क्यों? क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज या स्त्री प्रधान समाज जो है, वो हमें पूरी तरीके से नकारता है, स्वीकार नहीं करता है। जी। तो वहाँ पे एक पॉज़िटिव बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। इसमें एक आपने कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो ये जो है, ये कॉन्फिडेंस जो आप में है और आप जैसे लोगों में है, ये सभी किन्नर समाज में क्या इस कॉन्फिडेंस की कमी है, जो अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं और स्त्री और पुरुष के समाज से विचलित हो जाते हैं, उनके व्यवहार से विचलित हो जाते हैं? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि शायद जब कोई भी अ, जीव हो या हम जैसे हों, है ना? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो ईश्वर उसको परिपूर्ण रूप से पैदा तो करता है, लेकिन आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति की जब बात आती है और जब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो भी आत्मविश्वास है, तो उसको समाज के हिसाब से कभी-कभी उतार-चढ़ाव भी इसमें आता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे ऊपर, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है या आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं। समाज की आलोचनाएँ भी आपके सामने हैं और समाज की तारीफ़ें भी आपके सामने हैं। इसमें एक चीज़ आपने कहा कि जब भगवान हमें पैदा करता है, हम जब जन्म लेते हैं, इसी जन्म के ऊपर एक हमारा जब न्यूज़ एंड व्यूज़ का कब कार्यक्रम शुरू हुआ था 2004 में, तब हमने भी एक छोटी सी स्टोरी की थी। उसके पीछे का इतिहास ये है कि हमने न्यूज़ एंड व्यूज़ जब हमारा शुरू हुआ था, हमने सीडी ली थी और हम घर-घर जाके देते थे। तो हम आपके समाज के पास भी आए थे, मंगलवारा में भी आए थे, जबलपुर में भी आए थे, आपके समाज के गुरुओं से भी हमने मिला था। हमने उनसे कहा था कि हम आपको ये सीडी ₹1 में देंगे, हम बाज़ार में ₹25 में देते हैं। आप इसको घर-घर जाके आप इसे ₹25 में दीजिए, आपका भी आत्मसम्मान मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो 2004 से लेके आज 23 हो गया, 17 साल हो गए, 18-20 साल हो गए। इसमें कितना आप बदलाव देखते हैं उस सोच में और आज की सोच में? बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है। अगर आप यहाँ पे आज देख रहे हैं कि हमारे समाज से खुद लोग निकल कर, जी, है ना, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये आप बदलाव देख सकते हैं आज। एक समय आपको जाना पड़ रहा था, लेकिन एक एक समय ये है कि आज हम खुद से अपने समाज अपने से पास। निकल कर समाज के प्रति और देश हित में जो भी है, मतलब कहीं न कहीं अपना एक सही योगदान दे रहे हैं। देना चाहते हैं और तो दे बिल्कुल रहे हैं। बदलाव आया है और आगे और भी बदलाव आएगा, ऐसा मानना अच्छा, एक चीज़ और जो हमने एक और स्टोरी की थी, सारे नर्सिंग होम और अस्पतालों में जाकर हमने जो गायनिक डॉक्टर्स थे, हमने उनसे बात की है कि आपके कार्यकाल में, आपके ड्यूरेशन में कितने किन्नर के जन्म हुआ होगा आपको। तो उनका कहना रहता है कि नहीं साहब, हमारे उसमें हमें तो ऐसा कोई ध्यान नहीं आता कि हमारे उसमें मेल फीमेल के अलावा कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ हो। लेकिन आप लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, ये आपका क्या अनुभव है इस कि किस एज के बाद से शुरू हो जाते हैं और ये किस तरह से होता है और फिर किस तरह की फीलिंग्स आती हैं और किस तरह का, एक छोटा सा अगर आप अनुभव अगर आप बताना चाहें तो?
बिल्कुल, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर या जो भी जिसकी आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में जिन्होंने भी, तो उनको खुद जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ़ हम ऑर्गन देखकर डिसाइड करते हैं। समाज के जो लोग हैं वो एक लैंगिक आधार पे पहचान दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो एक बदलाव की बात आती है तो वे कुछ उम्र के बाद हमें पता चलती है। तो मेरे ख़्याल से 2, 4, 5 साल के बाद में, 5 साल की उम्र, 7 साल के बाद में ये हमें पता चलता है कि हाँ, थोड़ा-सा बच्चा जो है लड़की से हट के है, लड़के से हट के है। तो किन्नर जो है एक जन्मजात हैं, वो गॉड गिफ्ट हैं, क्योंकि ईश्वर ने स्त्री-पुरुष के साथ में किन्नरों को भी जी। जन्म दिया है। तो कहीं न कहीं बस ये है कि किन्नर की जो पहचान होती है वो कुछ समय के बाद होती है। तो हम जन्म के समय एकदम से देख के नहीं बता सकते हैं। तो जब 5-7 साल की उम्र होती है तो उस वक़्त कुछ समय जो है उनके हार्मोन्स और उनका जो भी एक वॉक-टॉक या जो भी हमारा रहन-सहन और जो हमारा हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो उस समय ये चीज़ देखने में आती है। तो ज़्यादातर केसेस या ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस तरीके से, क्योंकि किन्नर भी जो हैं वो भी उसी समाज से पैदा हो रहे हैं। जी। तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, क्योंकि किन्नर ना तो शादी करते हैं, किन्नरों के ना बच्चे होते हैं। तो हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही तो वो बढ़ाने का श्रेय जो है वो समाज को जाता है, समाज ही तो बढ़ा रहा है। तो समाज में है कई लोग जो है किन्नर जिस घर में पैदा होता है तो बताते नहीं हैं, अगर पता होता भी है तो वो परिवार बताता नहीं है। तो एक ये है कि बहुत समय के बाद पता चलता है कि उनके घर में कोई किन्नर पैदा हुआ था। तो वो बाद में जाके अपना जो एक प्रक्रियाएँ जो होती हैं उसको एक्सेप्ट करके, उसको स्वीकार करके शामिल कर लेते हैं। तो मैं आपसे पैदा होने के बाद और जब आप अपने समाज में शामिल करते हैं और समाज में शामिल करने के बाद जो एक आपका परिवार हो जाता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ छोटा सा एक हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है समागम में। संजना जी, फिर शुरुआत करते हैं, स्वागत है आपका। आपने बताया था कि समाज ही किन्नर जनरेट कर रहा है, जन्म दे रहा है और वही उसकी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जब वो पता पड़ता है और समाज, आप लोग के समाज में वापस आते हैं, तो उसके कुछ किस तरह की प्रथा और कुछ रिचुअल्स होते होंगे जिसमें आपको एक्सेप्टेंस होता है, और फिर उसके बाद समाज में जो लोग आपके यहाँ शामिल होते हैं उनको उसे फॉलो करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ना हो, अगर कुछ ना हो, तो अगर आप नहीं, बताना बिल्कुल चाहिए। कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस नॉर्मली ये होता है कि जब हम अपना घर छोड़ के या हम घर परिवार हमें त्याग देता है, जब हम एक समाज को स्वीकार करते हैं तो वहाँ की जो प्रक्रियाएं, जो नियम होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। एक गुरु चेला प्रथा होती है कि गुरु हमें अपनी शरण में लेते हैं, वो हमें अपना चेला बनाते हैं, अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कुछ उनके जो नियम उनसे होते हैं, बस उनको मानकर हमें गुरु का नाम मिलता है कि हम उनके चेले हैं, और फिर वो परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है कि हाँ, हमारे इस घराने से हैं, ये हमारी गुरु हैं, इस तरीके से। तो वो प्रक्रिया होती है, उसको हम फॉलो करते हुए फिर उसी घराने को और उसी गुरु का नाम लेके हम आगे चलते हैं। एक अपनी ह्यूमन साइकिल है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्ध, तो आप लोगों के यहाँ भी सभी के साथ ये होता है। तो जब एक अवस्था में जब आ जाते हैं, जब बहुत सारे काम करने की स्थिति नहीं है, जुनून कम हो जाता है, जज्बा कम हो जाता है, उस स्थिति में कौन उन बुजुर्गों का ख्याल रखते होंगे, किस तरह से रखते हैं आप लोग, कितना अपनापन और अपनत्व रहता है? बिल्कुल,
उसी तरह जैसे एक परिवार में जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो उनकी संतान उनका ख्याल रखती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो हमारी गुरु होती हैं, वृद्ध होती हैं या फिर जो भी उनके चेले होते हैं, वो उनका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। वो बिल्कुल एक संतान की तरह, और जो एक माँ बाप की तरह सेवा की जाती है, वही चेले जो हैं उनकी सेवा करते हैं, और वो सेम प्रथा होती है जो एक आम समाज में होती है। हमारे यहाँ भी शिव मंदिर है, आपने भी चंदन लगा रखा, आपकी भी धार्मिक आस्था है। एक 2016 में पहली बार एक किन्नर अखाड़ा हुआ था, हम लोग भी गए थे, हम कहीं नहीं गए थे लेकिन हम किन्नर अखाड़ा गए थे। बहुत सम्मान हमको मिला था, बहुत इज्जत अफजाई हमको मिली थी। जैसे आप गए, आपने देखा अखाड़े में कि काफ़ी आपको सम्मान मिला और आपका, तो ये बिल्कुल है कि हम समाज के प्रति समर्पित रहते हैं, क्योंकि वंशवाद हम लोगों में होता नहीं है, हमारा परिवारवाद होता नहीं है, और हमारे लिए जो समाज होता है वो हमारा परिवार होता है। तो बिल्कुल उनको अपनी एक संतान के रूप में, भाई-बंध के रूप में हम स्वीकार करके बिल्कुल मान-सम्मान देते हम हैं। लोगों ने आप लोगों को वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हुए भी देखा था, आपको देखा था, पूजा पाठ धर्म। तो आने वाले समय में क्या भूमिका रहने वाली है, या क्या आप लोगों ने तय किया है? क्या इंडिविजुअल सनातन धर्म को ले जाएंगे, या आपका पूरा समाज सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ेगा और उसको प्रमोट करेगा? यहाँ पे इंडिविजुअल का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अगर किन्नर समाज की बात करते हैं, किन्नर की बात करते हैं, तो वो स्वयं सनातन धर्म से ही उत्पन्न है, किन्नर शब्द जो है। और दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं किन्नर की और सनातन धर्म की, तो ये तो वेदों पुराणों से ही बहुत गहरा संबंध है, और सनातन को रिप्रेजेंट करते रहे हैं हमेशा से किन्नर समाज के लोग और हम लोग, क्योंकि हम लोग मंगलामुखी भी कहलाते हैं। तो शादी विवाह में जो बधाई का कार्यक्रम होता है, बधाई देना, शुभ आशीष देना, तो इस शिखंडी स्वरूप महाभारत में एक पात्र था कि धर्म की जब स्थापना हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो शिखंडी स्वरूप बड़ी किन्नर का अहम था। भूमिका थी। तो बिल्कुल, तो वही धर्म की स्थापना के जब अगर ऐसा होता है कलयुग में, और जब भी धर्म की हानि होगी और धर्म के लिए अगर कुछ ऐसा होता है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम धर्म के साथ मिलकर सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। आपके उसमें वंशवाद नहीं होता, परिवारवाद नहीं होता, तो ऑब्वियसली कोई आप में क्वालिटी होगी तो आप आगे बढ़ पाते होंगे। तो एक क्वालिटी ठीक है आप में है, आप भी एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, आपके माता पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो एक एजुकेशन का कितना महत्व रहता है आपके उसमें? कितना लोग चाहते हैं कि हम भी एजुकेशन लें और आगे बढ़ पाएँ? क्या इस तरफ भी लोग सोचते हैं आपके समाज में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा होना चाहिए, और हमारी क्या, सभी का। इस तरीके से अगर एक महिला पुरुष पढ़ लिखते हैं तो बराबरी का। दूसरा है कि शिक्षित होने के बाद में थोड़ा-सा हमें अधिकारों की जानकारी होती है। समाज में हम किस तरीके से अपना एक सफल वो कर सकते हैं, उसको लेके बहुत ज़रूरी शिक्षा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा एक थोड़ा-सा कल्चर अलग होता है, और हमें बचपन से परिवार त्याग देता है, तो मुझे लगता है कि जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, तो ये उसका दायित्व बनता है कि वो संस्कार के साथ शिक्षा दे। लेकिन जब परिवार हमें त्याग देता है, तो वहाँ से सारे अधिकार हमारे शून्य हो जाते हैं, मतलब अधिकार से हम वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी हमारी जो विडंबना है, वो यही है कि समाज द्वारा त्यागना, समाज द्वारा जो तिरस्कार हो जाता है हमारा, तो वहाँ पर हम शिक्षित नहीं हो पाते, संस्कार विहीन हो जाते हैं। तो यहीं से हमारा जो है एक अलग संसार दुनिया जो है बन जाती है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि आज हमारा शिक्षा का स्तर है वो कम है, क्यों है? क्योंकि समाज में रहते हुए जिस परिवार में हम पैदा हुए, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, वहाँ से हमारे जो भी अधिकार है वो वंचित। क्योंकि जो परिवार में जन्म होता है, वो परिवार ही स्वीकार नहीं करता है, तो बाकी के अधिकार हमें कहाँ से मिलेंगे? एक अभी ट्रांसजेंडर का एक एक्ट भी आया है, उस एक्ट में के बाद आप लोगों में क्या चेंजेस आए, या अधिकार की बात की, किस अधिकार के साथ आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं और कितने हद तक आप लोग उसे अचीव कर पाए? बिल्कुल, एक टाना या पॉलिसी बनना, कानून बनना, ये तो सरकार का काम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक हम अधिकारों को जानेंगे नहीं, तो उनको प्राप्त कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, कुछ-कुछ पॉलिसी बनना, कुछ-कुछ कानून आना। और उसके लिए भी ये है कि जो एक पुरानी परंपरा होती है, तो उस परंपरा का भी निर्वाह करना है हमें। वो सारी चीज़ों को देखते हुए, तो जो लोगों को लगता है कि सक्षम हैं, वो उसके कैपेबल हैं कि हाँ, उनको एजुकेशन जो एजुकेटेड लोग हैं, जो
शिक्षित हैं तो वो आगे और शिक्षित हों और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि ये एक्ट जो वहाँ पर है मदद करता है, क्योंकि एक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हमारे लिए कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर खासकर जो ट्रांसजेंडर एक्ट है तो उसमें हम कहाँ-कहाँ पर अपने अधिकारों का जो है एक सदुपयोग कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी जो भी योजना है उनका कैसे लाभ ले सकते आपने एक मौलिक अधिकार की बात की। हर जगह पे एक जज कॉलोनी बनी है, एक पत्रकार कॉलोनी बनी है, इस तरह की बहुत सारी कॉलोनीज बनी हैं। आप लोग बरसों वर्षों से एक जगह पे रह रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें, हम मंगलवारा में रह रहे हैं, क्या कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमें भी इस छोटी जगह से खुली हवा में एक जगह दी जाए जहां आप अपना एक नया आशियाना बनाएं? बिल्कुल इसके लिए प्रयास होते रहे हैं, हमारे गुरु की तरफ से भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। आप लोगों के प्रयास में कमी है, ये मैं कहूँगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद प्रयास नहीं रहा हमारी तरफ से, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस समय ना तो कोई पॉलिसियों ने कानून ऐसा था जी, कि जिसके तहत हम प्रयास करते हैं, और जी, प्रयास करते तो किस बेस पे करते हैं। जी, तो एक बेस होना भी बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि अब 2019 में एक्ट आया है तो उसके तहत जो है प्रयास कर रहे हैं। जब सभी के लिए अलग-अलग आरक्षित जगह दी गई है तो किन्नर समाज के लिए भी एक अलग से जगह होना चाहिए, जी, हमारे लिए मांगलिक भवन होना चाहिए। जी। हमारी जो कल्चर एक्टिविटीज़, हमारे जो कल्चर कार्यक्रम होते हैं रिचुअल्स जो किन्नर होते समाज के, हैं। जी, तो उनके लिए एक अलग जगह हो, उनके लिए ज़मीन हो, उनके लिए जी। कॉलोनी हो। तो बिल्कुल किन्नर समाज के अलग से एक स्वच्छ और बिल्कुल ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग भी अपनी एक समाज के साथ में जीवन यापन कर सकें। अगर हम बात करें, मुस्लिम समाज का अपना एक वर्क बोर्ड होता है, हिंदू समाज का है, क्रिश्चियन समाज का है, सबका है। आप लोगों का भी ऐसा कोई बोर्ड है जिसमें आपके अपने लॉज हों, अपने नियम हों, अपने कायदे हों, जिसमें कि आप कह सको आपकी साहब हमारा वर्क बोर्ड भी ये कहता है, हमारा भी नियम ये कहता है, हमारा समाज भी कहता है, हमारा धर्म भी कहता है, इस तरह का कुछ है आप लोगों नहीं, के? अभी तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस में है ट्रांसजेंडर किन्नर समाज कल्याण बोर्ड। उसका भी गठन नहीं हुआ है, वो अभी काफ़ी समय से प्रक्रिया है उसकी हो रही हैं, और मेरे ख़्याल से अभी शायद इलेक्शन के चलते जो है उसको डिले हो गया है। उसके बाद अभी जो भी आगे चल के सरकार बनती है, जो भी होगा, तो उसके बाद शायद उस पर कुछ काम होना शुरू होगा। अभी अपने अगर आप लोग आवाज़ उठाना चाहें तो अगर भोपाल इटसेल्फ की बात की जाए तो लगभग आप लोग कितने लोग होंगे? 500-700 किन्नर लोग समाज के हैं सब वहीं हमारे। मंगलवारा में हाँ, रहते मंगलवारा, बुधवारा दोनों घराने हैं, हैं। और सभी जगह हमारे अपने-अपने जो हैं साथी लोग हैं, सभी हमारे गुरु हैं, दाद गुरु हैं, जी। और पूरा एक कुनबा है हमारा, पूरा एक घराना होता है, जी, जी। जो पूरी एक अच्छे तरीके से जैसे लोग रहते हैं वैसे सब साथ में रहते हैं। आपने बताया कि स्वच्छता में 3 महीने में का आपके को टाइम मिला था और 1.5 महीने में आपने उस जगह को सुधार दिया। आप इलेक्शन पे अपने जो आपका समाज है उसे आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो सरकार ने भी कुछ ना कुछ आपको कुछ रिवॉर्ड्स दिए होंगे आपके इन अच्छे कामों के लिए? जी हाँ, 2016 से लेकर अगर वर्तमान में 2023 की बात करूँ तो अभी अंत में माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से मैं सम्मानित हुई थी, और ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जी। जो मेरे सामाजिक कार्यों को देखकर मुझे सम्मानित करती हैं और मेरा उत्साहवर्धन भी करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, ये सब सम्मान वगैरह जो मिल रहा है तो इससे भी मेरी इच्छा शक्ति और प्रबल होती है, और मैं आगे और ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ कि नहीं और बेहतर कर सकूँ। आपको सम्मान मिला और आपने हमारे कार्यक्रम में आके अपने हमको भी सम्मानित किया। हम भी आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आप बधाई के पात्र हैं कि आपको इतने सारे सम्मान मिले। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और ये भी मेरे लिए एक सम्मान ही है जो आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, और मेरे अनुभवों को और मेरी थोड़े से जो कार्यों को है वो लोगों के समक्ष रखा जा रहा है दूरदर्शन के माध्यम से। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा सम्मान है। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ। तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं और हम हमारे इस महुआ हाउस में जहाँ हम बैठे हैं, हम चाहेंगे आप पूजनीय आदरणीय लोग, आप लोग हमारे यहाँ आएँ, हमारे मेहमान बने और हमारे साथ भोजन करें। आपके पूरे समाज को मैं न्योता देता हूँ। कोई भी एक डेट आप नियुक्त करें और हम उस डेट पर आज आपसे बात किए सभी समाज के लोगों से हम बात करेंगे और सबकी छोटी छोटी सी लेके एक बाइट बना के एक फिल्म बनाएंगे और उसे भी हम दूरदर्शन से आग्रह करेंगे कि उसे फिर से पुनः उस चीज़ को दिखाया जाए जिसमें कि आप लोगों के जो प्रयास हैं सबके सामने आए, आपकी भावनाएं सामने आए। तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग कोई अपनी डेट फिक्स करें और जिसमें हम सब लोग एक बार सब के साथ मिलकर
आपकी इस मुहिम को हम भी शामिल होकर आगे बढ़ाएं। जी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आभार व्यक्त करती हूँ और बिल्कुल मैं इसके लिए अपने गुरु से पूछ के अपने बाकी जो भी हमारे घराने में उनसे मेरे गुरु से पूछ कर और उनके अनुसार जब भी वो फ्री हों, जब उनका पास समय होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी और बिल्कुल आएँगे हम लोग। चलिए, तो बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।